आप रुक जाइए। शुरू करें? यस, यू आर लाइव। तो आज सृजन संदर्भ की ओर से इस वेबिनार के 12वें श्रृंखला में सबका हार्दिक अभिनंदन है, सबका हार्दिक स्वागत है। और आज विजयादशमी के अवसर पर सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर परमानंद सिंह भागलपुर विश्वविद्यालय से थे, लेकिन तकनीकी कठिनाइयों के कारण उनसे बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वे ऑनलाइन नहीं हो पाए। शायद उनकी कोई तकनीकी असुविधा थी, लेकिन चूंकि हम लोग यह क्रम चालू रखे हैं तो आशा करते हैं कि इसे हम लोग चलाएंगे। अतः आज मैं डॉक्टर प्रोफेसर परमानंद सिंह को भी धन्यवाद देता हूं। अपनी तकनीकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको थोड़ा बुस्ट करें, और उनके बिहाफ में क्रम चालू रखते हुए मैं आप लोगों को सहजानंद सरस्वती की श्रृंखला को, इस वेबिनार की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। आज पूर्व वक्ता प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल्य ने भारतीय स्वामी सहजानंद सरस्वती और उनके किसान आंदोलन पे अपनी बात रख रहे थे, और रखते हुए उन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को बनाने तक पहुंच पाए थे। उससे आगे की कड़ी, क्योंकि परंपरा हम लोग चालू किए हैं तो रखना अनिवार्य है, तो इस परंपरा को चालू रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तो 1927 में पश्चिमी किसान सभा, पटना किसान सभा का गठन हो गया था। यह 4 मार्च 2028 को इसका गठन किया गया था। इसकी नियमावली भी बनाई गई थी, और इस तरह से यह किसान सभा 1927 में चलने लगा। लेकिन जिस तरह से किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की आवश्यकता महसूस हो रही थी। ऐसे परिवेश में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना में रामदयाल बाबू, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, उनकी भूमिका भी काफी सराहनीय रही है। और 1900 हेलो, सॉरी, किसी का सेमिनार से संबंधित से फोन आ गया था, जिसके कारण मुझे उन्हें बताना पड़ा। तो हम आगे बढ़ते हुए बता रहे थे कि रामदयालु बाबू की भी भूमिका काफी रही थी, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में मुजफ्फरपुर पंडित जमुना कारजी के निवास पर ठहरे हुए थे, और वहां पर स्वामी सहजानंद सरस्वती की मुलाकात रामदयालु बाबू से हुई, और रामदयालु बाबू ने बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन पर बल दिया। उन्होंने बताया कि सरकार एक काश्तकारी कानून बनाने जा रही है, यदि यह कानून को रोका नहीं गया तो फिर जुल्म हो जाएगा, और सारे किसान और मजदूर जो हैं वो इसका प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे परिवेश को ध्यान में रखते हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि ठीक है, हम इस जवाबदेही कोई ले और मैं उसको मदद करूंगा। लेकिन फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती को रामदयालु सिंह ने कहा कि नहीं, आपको नेतृत्व करना पड़ेगा, और अंततः स्वामी सहजानंद सरस्वती ने रामदयालु सिंह की बात को मान ली, और बिहारी प्रांतीय किसान सभा की स्थापना वहाँ पे 18 नवंबर को सोनपुर मेला 18 नवंबर 1929 को
सोनपुर मेला में एक सभा हुई और उस सभा में काफी भीड़ थी और वहां पर इस बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कर दी गई। इसके लिए इसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बनाए गए और बिहार के मुख्यमंत्री, तत्कालिक तो मुख्यमंत्री नहीं थे, श्री कृष्ण बाबू इसके महासचिव हुए। राजेंद्र प्रसाद तथा और कांग्रेसी नेता लोग काफी इसके सदस्य बने। उस समय इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने इसका विरोध किया था। ब्रज किशोर बाबू भी इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं किए। इस तरह से देखा गया कि कांग्रेस के लोग जो थे यह बिहार प्रांतीय किसान सभा में सम्मिलित तो हुए और 5 साल तक चले भी, लेकिन 1934 के बाद देखा गया कि ये लोग जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती का विरोध करना शुरू कर दिए और प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों ने इसका काफी विरोध किया और परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि 1934 में ही यहाँ पर फिर एक नकली किसान सभा का गठन किया गया। नकली किसान सभा जो था उसमें संयुक्त दल था, क्योंकि जितने जो जमींदार थे, बड़े बड़े किसान थे, उन लोगों ने इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते रहे और नकली किसान सभा जमींदारों ने मिलकर रचा, एक षड्यंत्र तैयार किया और इसके साथ साथ एक और एसोसिएशन का नाम उन्होंने तैयार किया, अपना बनाया। जमींदारों ने लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के नाम से स्थापित किया, जो बिहार प्रांतीय किसान सभा को विरोध करने लगा। इसलिए 1930 से लेकर के 34 के बीच में थोड़ी सी जो बिहार प्रांतीय किसान सभा था उसकी स्थिति घटने लगी। इसके बाद यह देखा गया कि काफी इसका विरोध हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती को जो नकली सभा की जानकारी मिली, फिर नकली सभा पटना में एक बैठक 1933 में 14 फरवरी 1933 को तय की और उस बैठक में भी स्वामी सहजानंद सरस्वती आए और काफी उस समय गुरुलाल स्वामी जी जो थे वो नकली किसान सभा का नेता थे, जो लेटर पैड वगैरह भी अपना छपवा लिए थे। और इस तरह से कहने का तात्पर्य यह था कि उसमें जो जमींदार थे, सत्तानंद सिन्हा, सुरजपुरा के जो राधिका रमन प्रसाद सिंह, ये सभी सभा स्थल पर उपस्थित थे और यह स्वामी जी के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो लोग मेरे साथ समर्थन कर रहे हैं वे इसका भी विरोध करना शुरू कर दिए थे। इस तरह से देखा जाता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के को कुछ असुविधाएं हुई, लेकिन अंततः आंदोलन चलता रहा और फिर असली जो नकली किसान सभा बनी थी उसका भंडाफोड़ हुआ और इसकी भी लंबी कहानी है। इसके बाद एक बीच में सहजानंद सरस्वती ने काफी प्रयास किया था कि 1931-32 के बीच गया में जो किसान सभा था वहां पर किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। तो 1931 में प्रांतीय कांग्रेस ने गया के पटने के किसानों की दशा की जांच के लिए एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को का रिपोर्ट जमा करना था 1933 तक। इसमें 5 सदस्य थे और सदस्यों में एक स्वामी सहजानंद सरस्वती, जमुना कारजी थे, पंडित जदुनंदन शर्मा थे, डॉक्टर जुगोल किशोर थे और बद्री नारायण सिंह थे। तो ये लोगों ने मिलकर के एक गया के किसानों की करुण कहानी बनाई, जिसका वो रिपोर्ट भी तैयार हुआ और 15 जुलाई 1933 से गया के किसानों की करुण कहानी की जो जांच की प्रक्रिया शुरू हुई और रिपोर्ट जमा की गई। बहुत अच्छा रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो गया के किसानों की करुण कहानी में जमींदारों के द्वारा किस प्रकार के किसानों का शोषण होता था और उसमें उन्होंने 43 प्रकार के जुर्म किसान और मजदूरों पर वहाँ के जमींदारों के द्वारा किया जाता था, उसका विस्तृत चित्रण उस रिपोर्ट में की गई है। और इसके बाद से आपका जो मुंशी दरमियान 1934 में
बिहार में भयंकर भूकंप आया था। भूकंप में स्वामी सहजानंद सरस्वती बड़े ये हुए किसानों की स्थिति को देखते हुए। उसी दरमियान महात्मा गांधी जी पटना पहुंचे थे और वहां गए, वहां किसानों की स्थिति को देखा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने उन्हें बताया कि यहाँ के जो दरभंगा महाराज हैं, वो उनके जो अमले और मुंशी मैनेजर्स हैं, वो किसानों को जो राशि अनुदान में दी जा रही है और इसको वे लोग अपने लगान में सेटल कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने कहा कि ठीक है, बहुत कुछ एक्टिव नहीं हुए और उनकी बातों को इग्नोर किया गया और जो जमींदार का जो शोषण चल रहा था वह चलता रहा। परिणाम स्वरूप गांधी जी से स्वामी सहजानंद सरस्वती की बनाई हुई गुरु भक्ति जो थी 12 वर्षों की, जो गांधी कांग्रेस के साथ जो उनकी गांधी की गमी गांधी भक्ति थी, उसको उन्होंने लात मारा और उसके बाद से फिर वे अपनी आगे बढ़ते चले गए। लेकिन ऐसे परिवेश में यह देखा गया कि जिस तरह से किसानों का शोषण और दमन बढ़ता जा रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती और राष्ट्रीय स्तर के नेता जो लोग थे, इन लोगों ने अखिल भारतीय किसान सभा की कल्पना की और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में जो किसान अधिवेशन हुआ और उसी के साथ साथ यह अखिल भारतीय किसान सभा के गठन भी किया गया और इसमें पंडित नेहरू भी समर्थन में थे, क्योंकि पंडित नेहरू भी ये बात को समझ रहे थे कि जब तक भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता आंदोलन है, किसान जब तक नहीं मिल पाएगा, किसान मजदूरों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए पंडित नेहरू ने भी इसमें सफल समर्थन दिया था। इसका विस्तृत चित्रण हरिकिशन सिंह सुरजीत की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ किसान सभा, इसमें इन्होंने इसका काफी विस्तृत चर्चा किया है और इसमें यह देखा गया कि बहुत बड़े बड़े लोग उस अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे, जिसमें स्वामी सहजानंद थे, इंदुलाल याज्ञिक थे, एन.जी. रंगा, बंकिम मुखर्जी, जेक अहमद, ई.एम. नंबूद्रीपाद, कारजानंद शर्मा, नरेंद्र देव, शरद सिन्हा, विष्णुराम मेदी, दिवाकर मेहता, संपूर्णानंद, लाल बहादुर शास्त्री, सोहन सेन जोश, के.डी. मालवीय, मोहनलाल गौतम वगैरह काफी लोग मौजूद थे, जिसका विस्तृत चर्चा हरकिशन सिंह सुरजीत ने की है और हिस्ट्री ऑफ द किसान सभा में। तो जो आपकी अखिल भारतीय किसान सभा बनी, उसका क्या लक्ष्य था, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि जो किसान सभा का लक्ष्य था कि सभी तरह के आर्थिक शोषण से किसानों को, मजदूरों को मुक्ति दिलाना। तो पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ कि किसान का तात्पर्य खेतिहर मजदूर और किसान दोनों थे। तो किसान सभा का पहला लक्ष्य था कि आर्थिक शोषण से जो हमारे किसान हैं इसको मुक्ति दिलाना है। दूसरा था किसान मजदूर और शोषित वर्गों के लिए पूर्ण आर्थिक और राजनीतिक सत्ता हासिल करना था। और तीसरा था कि राष्ट्रीय संघर्ष में शिरकत के माध्यम से पूर्ण आजादी पाना और उत्पादक वर्गों का हाथ आर्थिक राजनीतिक सत्ता हासिल कराना है। तो इस तरह से देखा गया कि बिहार प्रांतीय किसान सभा से बढ़कर के अखिल भारतीय किसान सभा तक चली गई और 1936 के दरमियान 36-37 में जो किसान सभा की स्थिति थी वो काफी सुदृढ़ थी, काफी अच्छी थी। और उस दरमियान वहाँ पे किसान सभा की जो सदस्यता थी वह लाखों से अधिक, यानी लगभग एक्चुअल नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 5 लाख तक पहुँच गया था। और उस समय यह पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में इसकी रचना की गई थी। और एक्चुअल फिगर मेरे पास नहीं है यहाँ, लेकिन इसमें काम शुरू हो गया था। इसके बाद क्रमशः किसान सभा का दौर आगे चलता चला गया और 15 जुलाई 1937 को नियामतपुर आश्रम गया में इसकी अखिल भारतीय सभा की मीटिंग की गई और
उसके बाद 1938 में कोमिला अधिवेशन हुआ इसका, जहाँ पर कि अखिल भारतीय किसान सभा का, उसमें पूरे भारत के लोग सम्मिलित हुए थे। और उसमें नियामतपुर जो बैठक हुआ था, उसमें किसान सभा का झंडा लाल रंग का रखना तय हुआ था। और किसान सभा का जो झंडा है वह लाल उस समय से ही रखा गया। और नरेंद्र देव और नेहरू इस किसान सभा के लिए तिरंगा झंडा के रखना चाहते थे, लेकिन 27-28 अक्टूबर जो 1938 में यह कोलकाता के जो आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक में निर्णय ली गई और अंततः किसान सभा का झंडा लाल हुआ। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो कोमिला भाषण था 1938 में, उसमें उन्होंने कहा था कि तिरंगा जहाँ राष्ट्रवाद का प्रतीक है, वहाँ लाल झंडा अंतर्राष्ट्रीय एकता और शोषित पीड़ितों की आकांक्षा का प्रतीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती केवल भारत के किसानों के लिए चिंतित नहीं थे, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते थे, अंतर्राष्ट्रीय एकता की भी बात करते थे। और जो लाल झंडा को उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो शोषित और पीड़ितों की आकांक्षा का प्रतीक है। बाद में उस जो कोमिला भाषण में पंडित जदुनंदन शर्मा स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने वहां कहा कि एक ओर जहां राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय क्रांति का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर मजदूर किसान की अंतर्राष्ट्रीय एकता और सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। उसमें 1900 उसके संदर्भ में राजेंद्र प्रसाद ने 1935 के कांग्रेस अध्यक्ष में हैसियत से कहा था कि गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ही किसान संगठन है, यानी इन्होंने कांग्रेस की जो संगठन थी उसको किसान संगठन की बात राजेंद्र प्रसाद ने 1935 में कही थी। नेहरू जी ने कहा था कि भू समस्या जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है और किसानों को संगठित होना है, इसके लिए स्वतंत्र वर्ग संस्था के रूप में किसान सभा को कार्य करना चाहिए। यह एस.एन. मिश्र ने इंडियन एनुअल रजिस्टर पृष्ठ 3 में लिखा है। इस प्रकार दिसंबर 1936 में फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ और किसान सभा का वहां पर द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया और उसमें नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस सचेत है कि देश की सर्वाधिक जरूरी समस्या किसानों की बढ़ती गरीबी, बेकारी और कर्जखोरी है। तो कांग्रेस का विश्वास है कि इस समस्या का अंतिम निदान साम्राज्यवादी शोषण से मुक्ति और उत्पीड़न, भूमि व्यवस्था तथा राजस्व व्यवस्था में बदलाव है। इसलिए उस जो अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान कार्यक्रम पास किया गया और इसके तहत 13 कार्यक्रम रखा गया था, जिसका मुख्य रूप से था कि कर और राजस्व को पुनर्निर्धारण हो, क्योंकि जो उस समय कर लिया जा रहा था उसका जो तौर तरीका था वह जमींदारों के द्वारा शोषण का उत्कर्ष था। इसलिए कर और राजस्व की पुनर्निर्धारण हो और लाभकर खेती को भूकर माफ हो, यानी ऐसी खेती जहाँ कोई लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही हो, अनाज का पैदा नहीं हो रहा हो या सुखाड़ हो गया हो, बाढ़ आ गया हो, तो वैसे जमीन पर कर माफी की बात की जाए। कृषि आय कर निर्धारित हो, नहर दर कम हो, नेक्स्ट था सभी सामंती बकायों, लेवी वसूली और बेगार की प्रथा बंद हो। नेक्स्ट था बकास में उत्तराधिकार का अधिकार सुनिश्चित हो, घर बनाने और वृक्ष रोपने का अधिकार रैयत को हो, सहकारी खेती का प्रयास हो, ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समाप्ति हो, क्योंकि उस समय सेठ महाजन लोगों का काफी वर्चस्व था और किसान के बारे में जो कहा जाता है कि ऋण में ही जन्म लेते हैं, ऋण में ही पलते पोसते हैं और अंततः ऋण में ही मृत्यु हो जाती है। तो ग्रामीण ऋणग्रस्तता पर बल देते हुए उसे खत्म करने के लिए प्रयास किया गया। पूर्व के बकाया कर को भी समाप्ति हो, सार्वजनिक चारागाह दिया जाए, सार्वजनिक तालाब के इस्तेमाल की इजाजत हो, बकाये की वसूली में बेदखली न हो, खेत मजदूरों के जीवन यापन लायक मजदूरी हेतु और काम करने लायक वातावरण हेतु कानून बने, किसान सभा मान्य हो,
तो इस पर तत्कालिक अध्यक्ष नेहरू जी ने टिप्पणी की थी कि संगठित किसान खेत मजदूर की सक्रिय भागीदारी में साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा को बल प्राप्त होगा, उसका स्वागत है। इस प्रकार से यह देखा गया कि जो झंडा था किसानों पर जमींदारी जुल्म के खिलाफ आत्मरक्षा का प्रतीक है। जो डंडा, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कहा था कि हमारा लठ हमारा जिंदाबाद, इस पर भी लोगों ने विरोध किया था और इसके लिए झंडा किसानों पर जमींदारी जुल्म का खिलाफ आत्मरक्षा का प्रतीक है। स्वामी जी ने इसे कहा था अपने लेख स्वामी जी के डंडा कल लिखे थे, उसमें इसका जवाब दिया था। और इस तरह से हम देखते हैं कि काफी मात्रा में मीटिंग सेमिनार हुए। अखिल भारतीय किसान सभा के साथ साथ बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी, और यह है अंततः है बिहार प्रांतीय किसान सभा से बढ़कर के चला गया अखिल भारतीय किसान सभा तक। अब सहजानंद सरस्वती की जो 1937 की जो स्थिति थी, वैसे परिवेश में देखा जाए तो बिहटा में चीनी मिल उस समय लग रहा था और चीनी मिलों की जो द्वारा किसानों को चीन मिल जो मिल के मालिक थे दालमिया, उनके द्वारा काफी उचित कीमत नहीं दिया जा रहा था। तो सहजानंद सरस्वती ने उसका भी विरोध किया था और चीनी मिल के साथ काफी बातचीत भी की और उन्होंने वो शुगर प्लेन कॉन्फ्रेंस वगैरह में काफी इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद यह देखा जाता है कि स्वामी जी ने अपनी आत्म कथा जो है उनका मेरा जीवन संघर्ष में लिखते हैं कि किसान अमूमन अहिंसक होता है, क्योंकि जो डंडा कल्ट की जो बात कहे थे, लठ हमारा जिंदाबाद का जो नारा दिया था, उसका जो विरोध लोग किए थे, उसके संदर्भ में इन्होंने अपना सफाई देते हुए बताया था कि भैंस चराने समय वह डंडा हाथ में रखता है, चराने के दौरान उसे सांप मिल जाता है, सांप लाठी ही से मरता है, जमींदार भी एक तरह का सांप ही है। कहने का आशय यह था कि जब जमींदारी अमला किसानों से गैर कानूनी तरीके से अभद्रता से मारपीट से पेश आते हैं, तब अहिंसा की दार्शनिक अवधारणा किसानों के मिजाज के बाहर की चीज हो जाती है। किसानों की जरूरत भौतिक है और वे आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, इससे निजात पाना उनकी आकांक्षा है, चाह है। तो अहिंसा के प्रचार में जमींदार और शोषण की सुरक्षा प्राप्त होती है। जमींदार भी के अमले भी तो किसानों के ही बच्चे हैं और फौज में भी ज्यादा वही हैं। स्वाभाविक है कि जब किसान का शेषनाग करवट बदल लेता है तो उस पर लदे सब महल ढह जाते हैं, जमींदार भी बेबस होकर हो जाते हैं, साम्राज्यशाही भी शुरू झुक जाती है। यही रहा है कि किसान विस्फोट की, शोषण से मुक्ति की, आजादी की, इसका व्यवहारिक ज्ञान स्वामी जी को टेकारी, सांबे, धराड़ा इत्यादि स्टेटों के खिलाफ लड़ते समय हुआ था। सांबे के जमींदार जो थे रामेश्वर बाबू थे और अंग्रेज कलेक्टर हिटेकर साहब दोनों मुंह ताकते रह गए जब 1500 एकड़ जमीन किसानों ने छीन ली थी। तो स्वामी जी ने गांधी जी की अहिंसा की नीति से सहमत नहीं थे, साथ ही फिजूल हिंसा को भी अनावश्यक समझते थे। यानी वे पूर्णतः गांधी जी के अहिंसा की बात नहीं करते थे, लेकिन उसके विरोधी पूर्णतः सहमत नहीं थे, लेकिन हाँ अनावश्यक हिंसा के भी समर्थक नहीं थे। तो इस प्रकार से यह देखा जाता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1900 क्षेत्र में यह चलने लगा, किसान आंदोलन पुलिस पुरस्कृत होने लगा। इसके साथ साथ इन्होंने 1940 की जो रामगढ़ समझौता था, जो उसका भी इन्होंने विरोध किया सुभाष चंद्र बोस के साथ, क्योंकि 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सुभाष चंद्र बोस और स्वामी सहजानंद दोनों को कांग्रेस से कुछ दिनों के लिए निष्कासित किया था, गांधी जी को 5 साल के लिए और सुभाष चंद्र बोस को 3 साल के लिए।
एम ए रसूल की जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, इसमें इसकी विस्तृत चर्चा की गई है, जिसके आधार पर यह देखा जा सकता है। और अब थोड़ी सी इनकी झुकाव कम्युनिस्टों की ओर हुई। कम्युनिस्ट भी किसान सभा से जुड़े और कम्युनिस्ट के साथ साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती जो अखिल भारतीय किसान सभा के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1936 में लखनऊ में रहे, 1938 में कुमिला में और 1944 में विजयवाड़ा में। तो इस बीच में 1943-42 के समय यह देखा गया कि इनका विरोध कम्युनिस्टों से हो गया, क्योंकि कम्युनिस्टों से होने का कारण था कि कम्युनिस्ट किसान सभा को दखल करना चाह रहे थे और उन्होंने उस पर अपना वर्चस्व जमाने लग गए थे। क्योंकि उस समय जो किसान सभा की स्थिति थी वो काफी बढ़ गया था। 5 लाख से ऊपर 5,46,800 सदस्य जो कुमिला 1938 में किसान का प्रतिनिधित्व, वहाँ पर जो लोग मेंबर थे सदस्य थे, और इसमें सदस्यों की संख्याएं यह करीब 5.5 लाख से ऊपर तक पहुंच गई थी। फिर इसको सोच करके कम्युनिस्टों ने सोचा कि अब हम सहजानंद सरस्वती के साथ किसान आंदोलन को, किसान सभा को अपने पास रख करके और हम अपनी राजनीति देखना शुरू किए। तो फिर कम्युनिस्टों के साथ भी सहजानंद सरस्वती का मतभेद बढ़ने लगा, क्योंकि कम्युनिस्टों ने सहजानंद को किसान सभा से हटाकर उस पर स्वयं कब्जा कर लेना चाहते थे। आधिपत्य की लड़ाई सब दिन होती रही है, तो इसका उन्होंने विरोध किया और 1944 में स्वामी जी किसान सभा के अध्यक्ष तो बना दिए गए, किंतु केंद्रीय कार्यालय बिहटा से हटाकर बम्बई भेज दिया गया। क्योंकि सहजानंद सरस्वती हजारीबाग जेल में जो 2 साल रहे, इस बीच किसान सभा पूरी सी लड़खड़ाने लग गई थी और कम्युनिस्टों ने उस पर उसका अपना वर्चस्व दबाने लगा था। लेकिन सहजानंद सरस्वती की बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि 2 वर्षों के हजारीबाग जेल में इन्होंने 8 मोटी और पतली पुस्तकें लिखी हैं, जो कि बहुत उपलब्ध, बहुत उत्तम किस्त का साहित्य भी है और किसान मजदूरों की एक अच्छी भी है। तो ऐसे परिवेश में देखा गया कि जब कम्युनिस्टों के साथ मतभेद शुरू होने का कारण था कि बंकिम मुखर्जी नाम के कम्युनिस्ट का कार्यालय का महासचिव बना दिया गया, जो मुंबई में गया वहां पर सचिव बना दिया गया। तो कम्युनिस्ट में सहयोग देने के पक्षपाती थे, वे मुस्लिम आत्मनिर्णय के समर्थक और कांग्रेस के विरोधी थे। स्वामी जी को शंका थी कि वे अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किसान सभा के मंच का दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि सहजानंद सरस्वती को यह शक था कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो अपने सिद्धांतों को प्रचार करने के लिए किसान सभा का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और इसका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती इस स्थिति से बचना चाहते थे किसान सभा को बचाकर आगे बढ़ाया जाए। अतः उन्होंने कम्युनिस्टों को सुझाव दिया कि वे कांग्रेस से समझौता कर लें और किसान सभा का अगला सभापति इंदुलाल याग्निक या किसी कांग्रेसी को बनाया जाए। ये सुझाव 1945 में दिए गए थे, किंतु स्वामी जी, कम्युनिस्टों पर स्वामी जी के सुझावों का कोई असर नहीं पड़ा और उल्टे फरवरी में स्वामी सहजानंद सरस्वती से ही समझौता करने के लिए बंकिम मुखर्जी और गोपाल हरदर को भेजा गया। स्वामी जी के साथ कोई समझौता नहीं हुआ। स्वामी जी थोड़ा नाराज हुए और अनुशासनात्मक कार्रवाई जो था वह कम्युनिस्टों के विरुद्ध कर दी। परिणाम स्वरूप महासचिव और कुछ प्रांतीय किसान सभाओं को जो निलंबित कर दिया गया। तो कम्युनिस्टों ने स्वामी जी के कार्यों की निंदा की, इसका किसान सभा पर कब्जा कर लिया। कम्युनिस्टों ने किसान सभा पर कब्जा कर लिया और स्वामी जी ने इसे बागी संगठन की संज्ञा दी। स्वामी जी का जो कम्युनिस्टों के साथ संबंध टूट गया। हालांकि स्वामी सहजानंद सरस्वती कभी भी कम्युनिस्ट की सदस्यता नहीं लिए थे, लेकिन किसान सभा के संगठन के दरमियान कम्युनिस्टों को साथ जोड़े थे और परिणाम स्वरूप जब कम्युनिस्टों ने किसान सभा को दखल कर लिया, कब्जा कर लिया, तो ऐसे परिवेश में स्वामी जी ने इसे बागी संगठन की संज्ञा दी और स्वामी जी का कम्युनिस्टों के साथ संबंध टूट गया। इसके साथ ही किसानों के स्वीकृत नेता के रूप में उनका दायरा कुछ संकुचित होने लगा, क्योंकि किसान सभा में भी दरार आने लग गई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो 9वां अधिवेशन था नेट्रोपोन बंगाल में
प्रथम अप्रैल में हुआ था। स्वामी जी और उनके अनुयायी इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुए थे और यह पहला सम्मेलन था जिसमें कि पूर्णतः कम्युनिस्टों के द्वारा किसान सभा को दखल करके कब्जा करके किया गया था। फिर 2 अप्रैल 1946 को डॉक्टर कृष्ण सेन के नेतृत्व में दूसरी जो कांग्रेस सरकार बनी, श्री कृष्ण सेन ने जमींदारी समाप्त करने की बात उठाई। जमींदारों ने विरोध किया क्योंकि जब पहले हमारी बनी थी अखिल भारतीय किसान सभा, तो जमींदारी विरोध की चर्चा तो वहीं कर दी गई थी और कर दी गई थी। फिर भी राजस्व मंत्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय के प्रयास से 1948 में जमींदारी समाप्त करने के लिए बिहार विधान मंडल में विधेयक पास हो गया और देश भर के बिहार में जमींदारी समाप्त करने वाला पहला राज्य बना। यह भारत का पहला राज्य था जहां से जमींदारी को समाप्त करने की बात की गई। यहाँ पर भी बहुत से विरोध हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती पक्ष में थे कि जमींदारों को मुआवजा नहीं दिया जाए, लेकिन चूंकि सारे जमींदार ही लोग थे और अंततः उन्हें मुआवजा दिया गया, जहाँ पर भी स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात को नहीं की गई। तो ऑल इंडिया किसान सभा में भारतीय किसानों के बीच बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा और प्रचार का कार्य किया। इससे देश में अपने संगठन का विस्तार किया। इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस से सामूहिक संबद्धता भी की मांग की और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेस के जो गण्य नेता थे, स्वामी जी और अन्य वामपंथी कांग्रेसी जनों की इस मांग का खुलकर समर्थन करते थे। परंतु कांग्रेस के जो दक्षिणपंथी नेता थे इस प्रस्ताव को कभी स्वीकृत नहीं होने देते थे। इसके फलस्वरूप कांग्रेस को भी सभी राष्ट्रवादी तत्वों के संयुक्त साम्राज्य विरोधी मोर्चे का रूप देने की धारणा साकार नहीं हो सकी। कांग्रेस और किसान सभा तथा कांग्रेस और स्वामी सहजानंद के बीच किसान हित के अनेक प्रश्नों का मतभेद गहरे होते गए और कभी टकराव का रूप धारण करने लगे। ऐसे ही टकराव में स्वामी जी को कुछ दिन के लिए कांग्रेस से अलग होना पड़ा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर.सी. मजूमदार ने भी काफी इस पे सहजानंद सरस्वती के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती एक महान किसान नेता थे और किसान समुदाय के उत्थान के लिए, उसके संगठन के लिए काफी संघर्ष किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान सभा में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। तो काफी ये रही है और भागीदारी में चूंकि सहजानंद सरस्वती मानते थे कि किसान सभा में पुरुषों के साथ साथ जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, क्योंकि आधी आबादी तो महिलाओं की थी, इसलिए स्वामी जी को काफी विश्वास था अपनी महिलाओं की शक्ति पर और उन्होंने कहा भी था कि मर्दों की अपेक्षा औरतों में दुगनी, मर्दाग्नि और छौगुनी तत्परता रहती है। तो पुलिस और जमींदार के पिट्ठू जो थे वो औरतों से हक्का बक्का हो गए थे। तो इसमें किसान आंदोलन में औरतों की काफी भागीदारी रही है, जिसका कुछ उन्होंने चित्रण भी अपने मेरा जीवन संघर्ष में या किसान सभा के संस्मरण में या किसान कैसे लड़ते हैं उसमें चर्चा की है। तो मंझियावा गांव में की एक घटना को उन्होंने चर्चा किया है और बताया है। तो मंझियावा गया जिला में ही जहानाबाद में आ गया है। तो मंझियावा के औरतों ने जबरदस्त पुलिसों को, वहाँ के उस समय के सिपाहियों को विरोध किया था और जमींदारों के लठैत और गुंडे का मुकाबला औरतों ने किया था, क्योंकि जमींदार के जो लठैत और गुंडे होते थे वही टैक्स वसूलने जाते थे और उसका तो पुरुषों को डंडा तो पीट पीट कर ले जाते थे, लेकिन महिलाओं ने उसका जबरदस्त विरोध किया और जमींदारों के लठैत और गुंडों जो थे उसका मुकाबला औरतों ने किया और पीछे उनके गुंडों को ढकेला। इसी तरह से पटना जिला में के धर्मपुरा की चर्चा की गई है। चोड़ा गांव में औरतों की जो गुंडों के साथ, लठैतों के साथ, जमींदारों के लठैतों के साथ लड़ाई जो हुई थी, इसकी काफी उन्होंने चर्चा की है। इसके साथ साथ सोडा गांव की औरतों के, सांडा गांव के औरतों के बारे में तो उन्होंने कहा है कि वहाँ की औरतें हल भी चलाना शुरू कर दी थी जब वहाँ का पुलिस और गुंडों का, लठैतों का युद्ध चलने लगा था।
इसके साथ साथ रेवड़ी की बात जो कहते हैं कि स्वामी जी के आह्वान पर औरतों ने पर्दा हटाकर हर और लट चलाना शुरू कर दिया था। पुलिस को रोकते रह गए लेकिन वो लोग कभी नहीं माने थे। तो इसलिए स्वामी सहजानंद सरस्वती कहते थे कि जब किसान आंदोलन के साथ साथ पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी काफी बड़ी भूमिका रही है, और इस भूमिका को ध्यान में रखते हुए किसानों में काफी उतार चढ़ाव होता रहा है। और रेवड़ा की कहानी जो थी, रेवड़ा किसान का जो संघर्ष था, उसके नायक थे जदुनंदन शर्मा, वर्गीय जदुनंदन शर्मा उसके नायक थे। और ओ जदुनंदन शर्मा ने रेवड़ा के किसान सेवकों को भर्ती कर उनकी तालीम भी दी थी, उनकी शिक्षा दी थी। और जयप्रकाश नारायण भी उसमें से एक थे। उनको स्वामी जी के कहने पर जदुनंदन शर्मा ने जिला कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया था। जदुनंदन शर्मा के बाद वही रेवड़ा संघर्ष के जो दूसरे नेता थे, यानी जदुनंदन शर्मा के बाद जयप्रकाश, क्योंकि जयप्रकाश बाबू की जो नीति रही है और वो ढुलमुल नीति रही है, कभी सहजानंद सरस्वती के साथ आते थे तो कभी कांग्रेस के साथ जाते थे, कभी नेहरू जी के साथ आते थे, कभी गांधी जी के साथ जाते थे। इस तरह से खेमा बदलते रहे हैं। तो मजदूर, अब वहां रेवड़ा का जो आंदोलन था उसमें मजदूर नेता जो थे बतावन सिंह थे, और रेवड़ा के जमींदार तांबे के रामेश्वर बाबू थे, जो जमींदार के छप्पर पर कद्दू और बकरा तो मुफ्त ही लेते थे, दूध न मिलने पर औरतों को दूध लाने के आदेश देते थे। तो किसानों के खेत जोतवा लिया करते थे। इस तरह से देखा गया था कि जो रेवड़ा का किसान आंदोलन था, उन्होंने काफी एक किया था। तो यहाँ देखते हैं कि जो वहाँ का कलेक्टर ने गोली चलवा दिया था रेवड़ा किसान आंदोलन में, और औरतों ने काफी अपनी मर्दानगी दिखलाई थी। और उसमें जो अधिकांश जो औरतें थीं वह सभी ब्राह्मण परिवार की औरतें थीं, और ब्राह्मण कभी हल नहीं जोतते थे, लेकिन जोतने में उनकी जाति चली जाती थी। मगर रेवड़ा के किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें उसका एक गजब नजारा था। एक एक हल पर 10-10, 20-20 किसान लिपट गए थे, और पुलिस को रोकने के बावजूद भी वहां पर नहीं रुकी, और पुलिस की हार हुई। यह किसान का पहली जीत थी जमींदारों के खिलाफ। और अंग्रेज सरकार को समझते थे कि बाघ और बकरी इनके एक ही घाट पर पानी पीते हैं। तो अंग्रेज अच्छे हैं, न्यायी हैं, बदमाश जमींदार थे। मगर जब जमींदार त्रस्त हो गए तब अंग्रेज को उन्होंने सहारा की मांग की, और इस प्रकार किसानों की आंखें खुल गई। उन्होंने समझ लिया कि जब तक अंग्रेज नहीं भगाए जाएंगे तब तक सत्यानाशी जमींदार भी नहीं जाएगा, क्योंकि जमींदारों से इनकी टसल हो गई। अब जमींदारों से जब टसल हो गई और जमींदार लोग जब अपने गुंडे और अपने लठैत और अपने बराहिलों से जब उनकी नहीं संभाल खाई कमान, तो उन्होंने अंत में जमींदार ने अंग्रेजों का सहारा लिया। अंग्रेजों पुलिस आ गए। तब जो हमारे किसान थे और मजदूर थे ये समझ गए ये जो हमारे जमींदार हैं ये क्या हैं, इसको हटाने के लिए जब तक अंग्रेजों को नहीं हटाया जाएगा तब तक यह संभव नहीं है। और इसी तरह से अमवारी का भी किसान आंदोलन बड़ा भयंकर रहा था, जिसका संचालन किसान नेता पंडित राहुल सांस्कृतिक कर रहे थे। और उनके साथ साथ नागार्जुन थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, मंजर अली साहब थे। मंजर अली मजहूर हक साहब के पुत्र थे। और जमींदार चंदेश्वर सिंह के हाथीवान ने लोहबंद लाठी से मारकर राहुल सांस्कृत्यान को सर फोड़ दिया गया था। उस समय इतनी जमींदारों की चलती थी, राहुल सांस्कृत्यान को सर फोड़ दिया था, और उनके लहूलुहान हालत में हथकड़ी लगाकर राहुल को चोर उचक्कों की तरह कमर में रस्सी बांधकर जेल भेज दिया गया था। देश के आत्मा हिल गई थी। नेहरू जी ने प्रतिवाद में श्री कृष्ण चंद्र को पत्र लिखा था कि जमींदार स्वामी जी क्रोध से विफर पड़े हैं। इन बातों से किसान सभा और कांग्रेस की दूरी काफी बढ़ गई, क्योंकि किसान सभा या कांग्रेस का मानना था
कि जब तक किसान सभा साथ में नहीं आएगा, ये बात तो पंडित नेहरू भी मानते थे। और खैर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी के बाद यदि भारत में किसी का किसानों के प्रति जो जन समर्थन था वह है स्वामी सहजानंद सरस्वती का था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल भी किसानों के नेता थे, बरदौली आंदोलन में उन्होंने भी अपनी दिखाई थी, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के अंदर जो नेतृत्व था वो बड़े किसानों के नेता थे। जमींदार से कमोबेश मिले जुले लोग किसान थे उनका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो नेतृत्व था वह है उनके काफी अलग था। सहजानंद सरस्वती में खेतिहर मजदूर के साथ साथ छोटे मोटे किसान भी थे और जिसका ये नेतृत्व कर रहे थे। तो यह देखा जाता है कि किसान आंदोलन की जो कहानी है काफी ये है, इसमें एक एक आंदोलन की घटना चर्चा विस्तृत रूप से की जा सकती है। और इसके साथ साथ अब बहुत उस समय गीत भी गाई जाती थी, जो इनकलाब जिंदाबाद, जमींदारी का नाश हो, इस तरह के नारे लगाए जाते थे। फिर बरहिया टाल की भी किसान आंदोलन भयंकर हुआ था। हम चाहेंगे, बरहिया के एक प्रोफेसर हैं जो हमारे जानकार हैं, किसी समय इनकी खास बरहिया के किसान आंदोलन पर इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। और इसके साथ साथ अभी आपको जानकर जानकारी होगी कि अभी बेटा आश्रम में पूर्व कैलाश झा और वह के सहयोग से इन्होंने कुछ किसानों के घर जा करके जो उस समय किसान सभा का जो वस्त्र था, किसान आंदोलन के लिए जो वस्त्र बनाए गए थे, उन पुराने वस्त्रों को, जो लाल रंग का था कुर्ता और पैंट था, जो किसान सभा के वस्त्र था, उसको लाया गया था और बेटा आश्रम में रखा गया है म्यूजियम में। तो इस तरह से उस समय जो किसान सभा था वो काफी नियोजित था। लेकिन सफलता और असफलता की बात तो ये रही कि समय समय पर जो काफी उतार चढ़ाव आए और किसान सभा, जो किसान सहजानंद सरस्वती का जो किसान आंदोलन था, वह जो उनका हाइपोथेसिस था कि किसान मजदूर हम राज्य की कल्पना करेंगे, इस राज्य की कल्पना एक कल्पना रह गई। और आजादी के पहले बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी हैं, पढ़े हैं, छोटे छोटे बुकलेट्स लिखे हैं, महारुद्र का महातांडव, अब क्या हो। तो किसानों की जब देश में आजादी मिल गई, आजादी को पूर्ण आजादी की संज्ञा भी नहीं दिया, वो बोला कि अधूरा आजादी था। तो ऐसे देखा जाता है कि उसके बाद सहजानंद सरस्वती जो किसान मजदूर राज्य की कल्पना करने के लिए काफी प्रयास किया। और आजादी के बाद और उनकी जो मृत्यु हुई 1950 में, उसके पूर्व उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा की कल्पना की थी। और संयुक्त मोर्चा का उद्देश्य उनका यही था कि कांग्रेस के साथ अन्य जो नेता हैं उन लोगों को हम इसमें सम्मिलित करेंगे, और अन्य पार्टियों को सम्मिलित करके वे चाहते थे कि कांग्रेस के विरुद्ध हम तैयार खेमा करें, और जो अगला चुनाव जो 55 में होगी उस पर इनकी आशाएं नहीं बल्कि स्वामी सहजानंद पूर्ण आश्वस्त थे कि हम किसान मजदूर राज्य की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ और अन्य दल जो था वो अलग हो गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संयुक्त मोर्चा का गठन किया था, जिसका कि जमुना तिलभद्र आदि उसके सचिव बनाए गए थे। और इसमें संयुक्त मोर्चा में लगभग 17-18 जो क्षेत्रीय प्रांतीय पार्टी थी, उन सभी पार्टी का प्रतिनिधित्व जो सम्मिलित हुए थे। और उसके साथ साथ वो कार्यकर्ता, लेकिन उसमें भी कुछ लोग थे, जयप्रकाश नारायण थे, लोहिया जी थे, नरेंद्र देव थे, एम.एन. राय थे, वो शरीक नहीं हो पाए थे, क्योंकि उसमें शरीक नहीं हो पाए थे। लेकिन ये था कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का विश्वास था कि सभी विरोधी दल हमारे साथ हैं, जो कांग्रेस से शुद्ध थे, और तिलभद्र आदि जी संयुक्त मोर्चा के संयोजक नियुक्त किए गए थे, और आशा नहीं विश्वास था कि आगे हम बढ़ेंगे।
ठीक 28-30 अक्टूबर 1949 को कलकत्ता में दूसरी बैठक हुई और इसमें संयुक्त जो महासभा मोर्चा था, संयुक्त समाजवादी सभा की स्थापना की गई थी और इस तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके अध्यक्ष बने थे। और जो संयुक्त समाजवादी की जो सभा था वो सुभाष चंद्र बोस के जो बड़े भाई थे सुभाष चंद्र बोस, उस समाजवादी जो संयुक्त समाजवादी सभा के अध्यक्ष के साथ साथ काम शुरू करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से समय के पहले 1950 में 26 जून को स्वामी सहजानंद सरस्वती का ये हो गया, तो मृत्यु हो गई। मृत्यु के परिणाम स्वरूप दूसरी कोई उचित लाइन नहीं बन सकी जो कि इसे आगे संचालित कर सके। परिणाम स्वरूप जो संयुक्त मोर्चा था वो संयुक्त मोर्चा रह नहीं पाया, बिखर गया। और जो सहजानंद सरस्वती की जो अवधारणा थी, जो उनका मूल्य हाइपोथेसिस था, किसान मजदूर राज की कल्पना ही रह गई। तो अब इसके साथ साथ हम समय की सीमा को देखते हुए अपनी वाणी को विश्राम करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स भी दिया था, कुछ देख भी पाए थे, कुछ नहीं भी देख पाए थे। क्योंकि हमारी कोई हम पढ़े नहीं थे, अभी 11th आवर में हुई कि एक हम परंपरा हम लोग चालू किए हैं कि हर रविवार को इसकी चर्चा करनी है सहजानंद सरस्वती पे। इसी श्रृंखला के साथ हमने कुछ बातें आप लोगों से शेयर की है। और तकनीकी असुविधा रही, तकनीकी असुविधा के कारण हम लोग जो मुख्य वक्ता थे खेत मजदूर और पर उनकी पीएचडी भी है और खेत मजदूर पर वो खुद एक किसान, परमानंद सिंह किसान बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा बात करते। लेकिन मैं 2 मिनट में और बताना चाहूँगा जो खेत मजदूर की मुख्य बातें स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो कहा था, खेतनर मजदूर की सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी फॉर द एग्रीकल्चर वर्कर पर उन्होंने बहुत कुछ बातें कही थी। उनका जो खेत मजदूर है, खेत मजदूर पुस्तक में इन्होंने चर्चा किया था कि किसानों को, खेतिहर मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि बैल बीमार पड़ता है तो बैल की हम दवा करते हैं, बैल को हम खिलाते हैं 10 दिन 5 दिन तक, लेकिन जब वही मजदूर हमारा बीमार पड़ता है तो उसकी मजदूरी नहीं देते हैं, उसकी मजदूरी काटते हैं, उससे कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। यदि मजदूर को यदि बुढ़ापा होता है, बूढ़ा बैल भी होता है, तो उसे पोसते हैं, रखते हैं, मरने के बाद उसे हटाते हैं। लेकिन वही जब किसान मजदूर बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सामाजिक सुरक्षा की बात की गई थी। उन्होंने मिनिमम वेज की भी बात उसकी कही है, तो उसकी चर्चा एक दिन की जाएगी सामाजिक सुरक्षा पक्ष में, या डॉक्टर परमानंद सिंह की अगली जब होगी तो उसमें उसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी। अतः मैं बहुत बहुत आप सभी श्रोतागण को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद और सृजन संदर्भ के ओर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर्व के दिन आप लोगों ने किया। और हमारे संयोजक श्री वेंकटेश शर्मा जी कुछ निजी कार्य से व्यस्त हैं, अब अगले बार में वो भी उपस्थित हो जाएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोग की टेक्निक एडवांस जो हुई थी, जिसमें प्रश्न उत्तर का जवाब होता था, पूछा जाता था, स्वागत किया जाता था, उन तमाम चीज़ों को हम करेंगे। अगले वक्ता हैं बहुत जाने पहचाने और बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री प्रोफेसर त्यामुल हक लगातार 10 साल तक कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। एमएसपी की जो आज चर्चा चल रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह, इसके वे 10-12 साल तक करता रहे हैं। तो इनकी आप लोगों का में स्वागत रहेगा और आप उनकी भाषण से, उनकी व्याख्यान से आप लोग काफी लाभान्वित होंगे। और मैं तमाम चाहता हूँ, क्योंकि आज तकनीकी असुविधा के कारण हमारे मुख्य वक्ता अनुपस्थित रह पाए, उनकी तकनीकी असुविधा के कारण वे नहीं जुड़ पाए, अतः उनकी ओर से भी उनसे भी आप लोगों को क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ